गुड इवनिंग क्लास। हम लोग देख रहे थे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, ये हमारा क्लास चल रहा था, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। इसमें हम आपको बता चुके थे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। आइए थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं उसका। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमको आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है और उस यंत्र को क्या कहते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं उसको? सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रोस्कोप। ठीक है। और सूक्ष्म जीवों को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि हमको कोई चीज साफ दिखेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साफ हो। हमारे हाथ आपको दिख रहे हैं, साफ हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये साफ हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। अगर इसी हाथ को हम अगर माइक्रोस्कोप से या हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे तो इसमें करोड़ों लाखों सूक्ष्म जीव भी उपस्थित हो सकते हैं। तो समझ गए आप सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों के बाद हमने उनका पढ़ा था वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों में क्या पढ़ा था हमने? सूक्ष्म जीव देखे थे आपने 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखा था आपने जीवाणु, उसके बाद विषाणु, इसके बाद आपने देखा था प्रोटोजोआ, इसके बाद चौथा था आपका कवक, और ये लास्ट था शैवाल। ठीक है। ये 5 प्रकार के आपने इसके सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी नहीं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ये इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके थे कि जीवाणु कहाँ पाया जाता है, जीवाणु किसे कहते हैं, विषाणु किसे कहते हैं, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले ये देख लेंगे, ये वाली वीडियो देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक क्या होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सभी जीव क्या होते हैं? हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सिर्फ उन जीवों के बारे में देखेंगे, कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो हम सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है। तो ऐसे जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे लिए होना जरूरी होती हैं, और उन क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए या उन क्रियाओं के होने के लिए सूक्ष्म जीव अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हम लाभदायक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। उनके आप नाम भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछे जा सकते हैं। कंपटीशन में भी ये सवालों को पूछा जाता है कि इस क्रिया में या इस परिवर्तन में कौन सा सूक्ष्म जीव लाभदायक होता है, उसका आपको नाम बताना पड़ता है, उसका नाम पूछ लेता है कभी कभी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दूध से दही का बनना। दूध से दही, दूध से दही बनने के लिए जो सूक्ष्म जीव लाभदायक होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध से दही बनने में लाभदायक होता है। अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होगा तो आपका क्या होगा? दूध से दही नहीं बन पाएगा। तो दूध से दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु चाहिए आपको? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, दही हमारे लिए लाभदायक है? नहीं है। दही से कोई नुकसान तो होता नहीं है। जो दही हमारे लिए लाभदायक है, और दही तभी बनेगा जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु होगा। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु कैसा जीवाणु है? लाभदायक जीवाणु है हमारे लिए, यानी मनुष्य के लिए वो लाभदायक जीवाणु है। पनीर, दूसरा देखिए पनीर, सिरका, ब्रेड,
इन सब आदि को बनाने के लिए क्या है, ईस्ट। ईस्ट ये भी एक सूक्ष्म जीव है। ईस्ट सूक्ष्म जीवों में क्या है, ये कवक है। ये लैक्टोबैसिलस क्या है, जीवाणु है। अब तो आप समझ ही रहे होंगे जीवाणु कवक क्या है। ये दोनों ही सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों के 5 प्रकार होते हैं, उनमें से लैक्टोबैसिलस क्या है, आपका जीवाणु है, और ईस्ट क्या है, कवक है। पनीर भी तभी बनेगा जब ईस्ट मौजूद होगा, सिरका भी तभी बनेगा जब ईस्ट मौजूद होगा, और ब्रेड डबल रोटी भी तभी बनेगी जब ईस्ट हमारा मौजूद होगा। इनका मतलब है कि ईस्ट भी क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। तो लैक्टोबैसिलस और ईस्ट दोनों कैसे जीवाणु हैं, लाभदायक जीवाणु हैं। आइए देखते हैं कुछ और। उसके बाद देखिए प्रतिजैविक दवा बनाने में, प्रतिजैविक दवा बनाने में, प्रतिजैविक दवा बनाने में तो सबसे पहले आप ये समझें कि प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं। प्रतिजैविक दवाओं को कहते हैं, आपने ये नाम अंग्रेजी में भले ही आपको ना याद हो, लेकिन इंग्लिश में जरूर आप जानते होंगे, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक दवा, ठीक है। ये प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो रोग जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन जीवाणुओं के एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, प्रतिजैविक दवाएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, जो जीवाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उन जीवाणुओं के मार्ग में एक प्रतिरोध उत्पन्न कर देती हैं। जीवाणुओं के मार्ग में एक प्रतिरोध, ठीक है। कैसे, जब जीवाणु मनुष्य के शरीर में तेजी से फैल रहे होते हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, और जब हम क्या करते हैं, उसको प्रतिजैविक दवा एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, तो ये क्या करती है, उसके बीच में आगे खड़ी हो जाती है और उसको बढ़ने से रोकती है, और इन जीवाणुओं को क्या कर देती है, मारना शुरू कर देती है। सिर्फ जीवाणुओं को एंटीबायोटिक नाम ही है उसका नाम ही है एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल। जो भी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के द्वारा रोग उत्पन्न होंगे, उनकी रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। समझ गए क्या होती है एंटीबायोटिक दवाएं? एंटीबायोटिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये दवाएं क्या करती हैं, जीवाणुओं के मार्ग में, जब जीवाणु वृद्धि कर रहे होते हैं तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उनके मार्ग में दीवार की तरह खड़ी हो जाती हैं कि अब हम तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, और वहीं से क्या करती हैं, ये दवाएं जीवाणुओं को मारना शुरू कर देती हैं। तो इसमें से 2 दवाएं हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये दवा जो होती है वो फफूंद से बनती है। फफूंद मतलब कवक। तो कवक भी देखिए आप, कवक भी देखिए कितना लाभदायक है हमारे लिए, क्योंकि कवक से क्या होती है, फफूंद से क्या होती है, पेनिसिलिन दवा बनती है। और जो भी कैसी दवा है, एंटीबायोटिक दवा है। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये भी क्या है, एंटीबायोटिक दवा है, और ये कैसे बनती है, जीवाणु से बनती है। किससे बनती है, जीवाणु से बनती है। तो आपने देखा कि खाने पीने से लेके दवाओं तक में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हो रहा है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे जीव थे, लाभदायक सूक्ष्म जीव थे हमारे लिए। आइए कुछ और लाभदायक सूक्ष्म जीव हम देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सबसे पहले आप ये देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सब के लिए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सब के लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है कि जो मिट्टी है हमारी, मिट्टी, भाई पेड़ पौधे डायरेक्ट तो नाइट्रोजन ले नहीं लेंगे। वैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत सारी है, 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में मौजूद है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन देते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों के काम की नहीं है। क्यों, उसका कारण क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सीधे नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
पेड़ पौधे जो होते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइड फाइम, नाइट्रोजन का दूसरा रूप, नाइट्रोजन का बदला हुआ रूप यानी कि नाइट्रेट या नाइट्राइड के रूप में उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइड के रूप में है तब तो उसको पेड़ पौधे लेंगे, अन्यथा नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बेकार है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलते हैं, तो वो हमारे लिए लाभदायक हो गए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइड में नहीं बदलेगी तो हमारे पेड़ पौधों के लिए वो बेकार है। चाहे 100% नाइट्रोजन हो जाए वो उनके कोई काम की नहीं है, तो उसका नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलना जरूरी है। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदलते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलना, जिससे क्या हो, वो नाइट्रोजन पेड़ पौधों के, वनस्पतियों के यूज के लायक हो सके, वो क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो आइए देखते हैं कौन से जीव हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता भाई, ये पेड़ क्या होते हैं, नाइट्रोजन को हजम ही नहीं कर पाते। जब नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइड की फॉर्म में इनके अंदर जाएगी तब ये इसको हजम कर पाएंगे। मान लीजिए क्या है, हम रोटी खाते हैं, रोटी, ठीक है, अगर आटा, ये आटा है, क्या ऐसा ही हम खा लें, ऐसा ही मनुष्य खा ले तो क्या हजम कर पाएगा? तो आप आटा को क्या समझो, नाइट्रोजन समझो पौधों के लिए। आटा क्या है पौधों के लिए, नाइट्रोजन है। जब मनुष्य आटा को हजम नहीं कर सकता, लेकिन आटे का बदला हुआ रूप क्या है, रोटी। आटा से हम क्या बना दें, रोटी बना दें, और यही रोटी क्या करें, मनुष्य को खिला दें, तो अब ये रोटी है तो आटा ही, अब ये रोटी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक है। इसी तरह से पौधा क्या होता है, नाइट्रोजन इसको हजम नहीं कर पाता, जैसे कि मनुष्य आटा को हजम नहीं कर पाता, उसी तरह से पौधा क्या होता है, नाइट्रोजन को हजम नहीं कर पाता। जब नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं, नाइट्राइड में बदल देते हैं या नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो अब पौधा क्या करता है, इसे इजिली डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इस कार्य को करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदलना ताकि वो क्या हो, नाइट्रोजन पौधों के यूज के लिए हो जाए। ठीक है, चना मटर यानी कि दलहनी जो पौधे होते हैं, उनकी गांठों में उनके पौधों में क्या होता है, पौधों की जड़ों में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अगर पूरा पौधा उखड़ जाए आपसे तो उखाड़ के देखना, उसकी पौधों में, अरहर की पौधों में, दलहनी लगभग जितनी होती हैं सभी की पौधों में अगर पूरा जड़ समेत उसको उखाड़ेंगे तो क्या देखेंगे आप, उसकी जड़ों में क्या होता है, कहीं कहीं पर बीच बीच में क्या होता है, गांठें पाई जाती हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में ये इस तरह की गांठें होंगी, पूरा जड़ समेत उखड़ना चाहिए, जड़ टूटना नहीं चाहिए। तो इस जो गांठ होती है, इस गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है इसका, राइजोबियम। ये जो जीवाणु होता है राइजोबियम, ये क्या करता है, दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में जो गांठें होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ग्रहण करता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या में बदल देता है, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में, नाइट्रेट में बदल देता है। और ये फिर क्या करता है, अब ये पौधे के लिए डाइजेस्टेबल है, ये पौधा इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, इसको हजम कर जाएगा, क्योंकि इसको हजम नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ना करता तो हमको इसमें भी यूरिया लगानी पड़ती। आपने देखा होगा कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं, चना मटर अरहर, इसमें यूरिया बहुत कम, नाम मात्र की, या नहीं लगाओगे आप तब भी हो जाएगा। क्योंकि यूरिया हम तब लगाते हैं, खाद हम उर्वरक तब लगाते हैं जब हमारे पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं वो। लेकिन इन पौधों में क्या होता है, राइजोबियम मौजूद होता है, जीवाणु मौजूद होता है। ये जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल की जो 78% नाइट्रोजन है
उसी नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट के रूप में क्या करता है, पौधे को दे देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, दलहनी फसलों में हम यूरिया या खाद की मात्रा बहुत कम, ना के बराबर या बिल्कुल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर ये सूक्ष्म जीव ना होता तो हमको इन पौधों में भी क्या होता, खाद डालनी पड़ती। ऐसे ही है एक एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर नामक एक जीवाणु है। ये भूमि में, पृथ्वी में ऑलरेडी अपने आप मौजूद होता है। ये पेड़ में नहीं होता, भूमि में अपने आप मौजूद होता है। ये स्वतंत्र रूप से मिट्टी में पाया जाता है, जो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है, और उसी को क्या करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आपने दो जीवाणु देखे, एक तो एजेटोबैक्टर और दूसरा राइजोबियम। एजेटोबैक्टर और दूसरा राइजोबियम, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलते हैं, जो क्या करती है, पौधों के लिए आवश्यक होती है, लाभदायक होती है। तो ये जीव भी हमारे लिए, ये सूक्ष्म जीव भी हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। अगला देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से क्या मतलब है कि जब कोई भी जानवर मर जाता है या पेड़ पौधों की पत्तियां जब गिर जाती हैं, तो कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि वो सड़ जाती हैं, उनमें से बदबू आने लगती है। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवों के, मृत कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन मौजूद हो, हम में कार्बन मौजूद है, पेड़ पौधों में कार्बन मौजूद है। तो जो पेड़ पौधे की पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, कूड़ा कचड़ा है, जो भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, आपने कुछ समय के बाद देखा होगा उसमें फफूंद, कुछ अजीब तरह के कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, जो क्या करते हैं, उसका अपघटन कर देते हैं, उसको एकदम से क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। धीरे धीरे क्या करेंगे, वो उसको खत्म करते चले जाएंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे, और वो सब कार्बनिक पदार्थ कहाँ होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर उसी पर पेड़ उगता है, फिर पेड़ बड़ा होता है, फिर पेड़ गिरता है नीचे, फिर उनका अपघटन होता है। तो ये जो ऐसे जीव जो होते हैं, वो कार्बनिक, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो ऐसे जीव भी हमारे लिए लाभदायक हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो जीव ना होते, तो मान लीजिए कि किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ, घर में बिल्ली मर गई, चूहा मर गया, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सड़ेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। जो जानवर मर जाएगा, जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, आप उठा के फेंक देंगे, कहीं बाहर फेंक देंगे, तो पता लगा उसी का पहाड़ बन गया। क्योंकि जब वो खत्म ही नहीं होगा, उसका अपघटन नहीं होगा, तो फिर जाएगा कहाँ भाई? खत्म तो तब होगा जब वो सड़ेगा, सड़ेगा तब जब उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, वो सफाई का काम करते हैं। तो ये जीव भी हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर ये सूक्ष्म जीव ना होते तो हमारे यहाँ लाशों के पहाड़ हो जाते, जानवरों की लाशों के पहाड़ हो जाते, और फिर आप कहते कि चलो उस जानवर के पहाड़ पे चलते हैं, उस जानवर के पहाड़ पे चलते हैं, ऐसे ही टहलते, कोई दिक्कत थोड़ी होती, इसमें बदबू नहीं आती। आप जाते, किसी बकरे पे पैर रखा, किसी भैंसे पे पैर रखा, किसी कुत्ते पे पैर रखा, आराम से पहाड़ों पे टहलते, बदबू आती नहीं, सड़ता नहीं, तो जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहता है। तो ये जीव भी क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। आगे देखते हैं भोजन के रूप में। भोजन के रूप में आप जानते हैं, भोजन के रूप में एक कवक होता है मशरूम। मशरूम क्या है, एक कवक है जिसका उपयोग हम काय में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। इसी तरह से उद्योग धंधों में क्या होता है, जैसे डबल रोटी एक उद्योग धंधा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में डबल रोटी बनती है। और डबल रोटी में हम आपको पहले ही बता चुके थे कि डबल रोटी में ब्रेड बनाने में इसमें क्या यूज होता है, खमीर यूज होता है। इसी तरह से तंबाकू, सिरका, इन सभी उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। तो ये सभी सूक्ष्म जीव क्या हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि अगर ये सूक्ष्म जीव ना होंगे तो फिर हमारे आदि काम रुक जाएंगे, जगह जगह गंदगी के ढेर लग जाएंगे। तो ये सभी जीव कैसे हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं। इसीलिए हम इन जीवों को क्या कहते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इतने हानिकारक होते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाला रोग कभी जाता ही नहीं है, लाइलाज हो जाता है, आपको लेकर ही जाएगा। तो ऐसे जीवों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा,
लाभदायक सूक्ष्म जीव देखें। लाभदायक सूक्ष्म जीवों की आप सूची बना लेंगे, ज़्यादा सूची ना बनाएं तो कम से कम ये तो बना लें कि दूध से दही बनाने के लिए हमको कौन सा सूक्ष्म जीव आवश्यक होता है, लैक्टोबैसिलस। ब्रेड बनेगा, सिरका बनेगा, उसके लिए कौन सा सूक्ष्म जीव चाहिए आपको, ईस्ट चाहिए। ईस्ट क्या होता है, कवक होता है। प्रतिजैविक दवाएं किससे बनती हैं, पेनिसिलिन नामक दवा फफूंद से बनती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा जीवाणु से बनती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत आवश्यक है क्योंकि पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम और एजेप्टोबैक्टर सूक्ष्मजीव बहुत ही लाभदायक हैं और ये दोनों क्या हैं, जीवाणु हैं। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में भी आपने देख लिया, भोजन के रूप में मशरूम को देख लिया, डबल रोटी यानी उद्योग धंधों में ईस्ट को देख लिया। तो आज हम लोगों ने क्या था, आज हम लोगों ने ऐसे सूक्ष्मजीवों के बारे में चर्चा की थी कि जिन सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। सूक्ष्मजीव हैं, हमारे लिए उपयोगी भी हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं, लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में हानिकारक सूक्ष्मजीवों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।